नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और हिंद किसान की बात कार्यक्रम में हमारे आपका स्वागत है। असल में देश को हम लोग मानते हैं कि हम भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और लेकिन देश की इकोनॉमी बदल रही है, समाज बदल रहा है और देश भी शायद बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में लगता है कि कृषि क्षेत्र कहीं पीछे छूटता हुआ जा रहा है। हम लोग दावा कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, कृषि को मॉडर्न करेंगे, एडवांस करेंगे और डिजिटलाइज करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और इस वक्त देश में कृषि क्षेत्र में बड़े बड़े फैसलों का दौर चल रहा है। कहीं आर्थिक सुधार हो रहे हैं, कहीं मार्केटिंग सुधार हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी रिवॉल्यूशन होने की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र को, तो उसे जब संसाधनों की बात आती है तो उसको कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। और अगर किसी क्षेत्र में जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो वो तरक्की कैसे करेगा। आज हम बात करेंगे इसी मसले पर कि देश में जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें निवेश के क्या हालात हैं, क्यों उसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है और किसानों की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि खेती तो घाटे के सौदे की बात हम लोग करते हैं, लेकिन सरकारें क्यों उसमें पिछड़ रही हैं, यह उनकी प्राथमिकता नहीं है। पिछले दिनों नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि अगर देश में किसानों की हालत में सुधार लाना है तो जो बुनियादी ढांचा है उसमें हमें कम से कम 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो इमीडिएट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम बात करें जब सरकार के बजट की, हम देखते हैं कृषि का बजट जो है या राज्यों का बजट है उसमें सिर्फ खर्चे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला जो हिस्सा है वो लगभग ना के बराबर हो गया है। सरकारें सिर्फ बजट बनाती हैं, या तो सब्सिडी दे देती हैं या फिर कुछ छूट दे देती हैं, लेकिन जमीन पर जो खर्च करने की बात आती है उसमें वो कहीं नहीं दिखता। ये बहुत बड़ा मसला है, तो इसी पर हम बात करेंगे आज। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री जी, जो कृषि मंत्री रहे हैं देश के और इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उनका एक खूबी यह है कि उस वक्त पहली कृषि नीति कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उनके टाइम में आई थी, और जो आज हम इंश्योरेंस की बात करते हैं उसके ऊपर भी अमल या उसको आगे बढ़ाने का जो काम है उनके टाइम में शुरू हुआ था। कई बड़े काम हुए थे, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि उनके पास बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो हमें समझाएंगे कि देश में कृषि के हालात क्या है और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर DN ठाकुर, जो कृषि मंत्रालय में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और NCDC के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। तो आप दोनों मेहमानों का स्वागत है कार्यक्रम में, और उसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से बात करेंगे। खेती आज भी घाटे का सौदा माना जाता है। देश की 50% जनसंख्या खेती पर निर्भर है, लेकिन कृषि के हालात जस के तस ही हैं। खेती में निवेश आखिरकार क्यों जरूरी है, इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। नीति आयोग के मुताबिक साल 2011-12 से 2015-16 के 5 सालों के दौरान वास्तविक कृषि आय प्रति वर्ष 0.5% से कम की दर से बढ़ी। साल 2011-12 और 2016-17 के बीच कृषि में पब्लिक सेक्टर का निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 0.4% के आसपास रहा था। यह देखते हुए कि देश की लगभग आधी आबादी कृषि पर निर्भर है, ये हालात हैं कि हमारे देश में कृषि की जानबूझकर अनदेखी की गई है। साल 2019-20 के बजट में कृषि के लिए 1,30,485 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें PM किसान योजना की शेष 3 किश्तों के लिए आवंटित 75,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। वहीं साल 2020-21 में कृषि के लिए 1,42,767 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसमें फसल बीमा योजना 14,000 करोड़, किसानों को अल्पावधि लोन के लिए ब्याज सब्सिडी 18,000 करोड़ और PM किसान सम्मान निधि योजना 75,000 करोड़ का प्रावधान है। अब सवाल ये भी है कि बिना कृषि में निवेश किए किसानों की आमदनी दोगुनी किए जाने का वादा कैसे पूरा होगा। क्या किसानों की मौजूदा हालत देश के कृषि नीति के साथ साथ विकास नीति की विफलता नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
सोमपाल जी, मैं पहले आप ही के पास आऊंगा क्योंकि आपने योजना आयोग में भी, कृषि मंत्रालय में भी सरकार की नीतियों को करीब से देखा है और आप इस विषय के ऊपर आपका बहुत काम और अध्ययन है। तो जिस मसले पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो कृषि क्षेत्र में जितना निवेश चाहिए, क्या वो दिखता है कहीं? हमें आंकड़े इस बात को कहीं साबित करते हैं कि एग्रीकल्चर में कहीं इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है? जहां तक निवेश का सवाल है हरवीर सिंह जी, उसको उसके दो पक्ष हैं जी। एक है कृषि में निजी निवेश और दूसरा है सरकार की ओर से, जिसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं जी। खेती का पूरे विश्व भर में और विशेषकर भारत जैसे देश में 85-86% जोत ऐसी हैं जी जिनका आकार 4 हेक्टेयर से कम है, और उसमें भी जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, जिनको सूखा क्षेत्र कहा जाता है, असिंचित क्षेत्र, उसमें तो ये अगर हेक्टेयर हो भी बड़ा तो क्योंकि सिंचाई का साधन नहीं है तो उत्पादकता बहुत कम रहती है। तो एक तो निवेश का दृष्टिकोण या निवेश का एक पक्ष ये है कि क्या वह आर्थिक इकाई जिस पर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो खेती हो या उद्योग हो या व्यापार हो, उसका इतना आकार है कि उसमें निवेश की गुंजाइश हो जी। और दूसरा ये कि जो उसका स्वामी है, उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है, उसके पास उतनी बचत होती है कि नहीं निवेश हो। क्योंकि निवेश का अर्थ है कि जो आपका चालू खर्च है, किसी भी इकाई का आप देख लीजिए, चाहे सरकार का हो, व्यक्ति का हो, परिवार का हो, समाज का हो या किसी क्षेत्र का हो, उसमें जो अपने दैनिक खर्चे हैं उनमें से जब बचत होती है, बचत से निवेश होता है। बिल्कुल। तो ये तो निवेश की उपलब्धता का सवाल है। दूसरा पक्ष आता है कि उस निवेश को करके कुछ उसमें से आपको वापस मिलेगा कि नहीं, जिसको रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो करीब 86% इकाइयां तो ऐसी हैं जो आर्थिक दृष्टि से लाभकर हैं ही नहीं जी। उसके बावजूद जहां तक निजी निवेश का सवाल है, तो किसान का वो अपना एक स्वार्थ है और उसके जो एक, जिसको अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स की भाषा में ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, ड्राइविंग एलिमेंट या ड्राइविंग कंसिडरेशन, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी हालत सुधरे, मैं अपने व्यवसाय से ज्यादा कमाऊं, तो वो अपना करते ही हैं, चाहे वो मशीनरी खरीदें, चाहे उस पर सिंचाई का संसाधन विकसित करें या कुछ करें। परंतु पूरे विश्व भर में, जैसा मैंने पहले कहा, और भारत में खास तौर पर जी। ऐसी स्थिति है कि किसान हमेशा से ही सबसिस्टेंस लेवल पर रहा है। उसके पास कोई बहुत बड़ी बचत या पूंजी नहीं रहती निवेश करने के लिए, इसलिए उसमें सरकारी निवेश की आवश्यकता रहती है। तो अगर आप भारत का इतिहास देखें, चाहे वो ब्रिटिश शासन काल का भी देखें, जब वो छोड़कर गए थे, तो आपके ध्यान है विश्व भर में सबसे बड़ी सिंचाई व्यवस्था भारत के पास थी 22 मिलियन हेक्टेयर। अब वो करीब 85 या 90 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है। परंतु सवाल इस बात का है कि सरकारी निवेश के अगर आंकड़े आप देखें जी, तो 70 के दशक में करीब 22-23% कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी विनिर्माण खेती में होता था, खेती के उत्पाद के अनुपात के रूप में, यानी जितना खेती का उत्पादन होता था, आय होती थी, उसका 22-23% निवेश होता था। और उसमें से जो सरकारी निवेश था वो करीब 18% के करीब था। घटते घटते 80 के दशक में ये आंकड़े, जो व्यक्तिगत निवेश था वो तो निजी निवेश 18 के करीब आ गया और सरकारी घटकर 11 रह गया। 90 के दशक में आप देखें, मैं वैसे स्मृति से, अपनी याददाश्त से आंकड़े आपको दे रहा हूं, आप इनकी पुष्टि कर सकते हैं, बाद में ये घटकर सरकारी तो करीब 4% के करीब आ गया और वर्तमान में तो मुझे लगता है कि 2% भी शायद नहीं रहा होगा। तो मैं ये तो है नहीं। जी जी। तो ये ठाकुर साहब ये बताइए कि सोमपाल जी जैसे बता रहे हैं कि अभी जो स्थिति है, दावे बहुत किए जाते हैं, आप कृषि मंत्रालय में रहे, आप एनसीडीसी में रहे, तो निवेश की अभी स्थिति है क्या? कोई इंटेंशन भी है क्या सरकार का, या उसके बाद संसाधन वो इस तरीके से रखते हैं कि कृषि में निवेश कर पाए सरकार? क्योंकि दो पहलू हैं, जैसे सोमपाल जी ने कहा
कि किसान की तो मजबूरी है, वो कहीं से बचा के कोशिश करता है, कोई ट्रैक्टर खरीद ले, कोई ट्यूबवेल लगा ले, क्योंकि उसको कोशिश है कि कुछ ज्यादा उसके पास आ जाए अगले साल। लेकिन जो असली जिम्मा है वो तो सरकार का है, वो निभा पा रही है क्या? अब मैं हरवीर जी इसको इस तरह से रखना चाहूंगा जी। खेती एक्चुअली ये है पूरा का पूरा प्राइवेट, तो किसान तो अपना खेती करता है। अब खेती को आप देखिए तो खेती का जो सही कहा शास्त्री जी ने कि जो जोत है आज के डेट में वो अनवायबल साइज के हो चुके हैं, और 90% जो किसान के जोत ऐसे हैं जो वायबल है ही नहीं, जो वो कहीं से लोन लेके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। और आज के डेट में एग्रीकल्चर में जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उसका अराउंड 95% होता है प्राइवेट सेक्टर, मतलब किसान अपना लगाता है। अब किसान जो लगाता है तो वो तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, क्योंकि यही आंकड़े कहते हैं कि 70% किसान का लगभग 75% का खेती से आमदनी उसके लागत से कम है अभी भी। तो अगर लागत से कम आमदनी है तो वो तो दे ही नहीं पाएगा, वो लोन ही नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि ये जो सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लोन से होते हैं, बैंक से लोन लेके वो करते हैं। अब जब किसान बैंक लोन, और सरकार का जो बजट है, कृषि मंत्रालय का बजट देखिए तो लगभग 85% बजट चला जाता है 3 मेजर हेड में, सब्सिडी या ट्रांसफर पेमेंट में। अगर ये रूरल डेवलपमेंट का ऑलमोस्ट पूरा ही ट्रांसफर पेमेंट है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ट्रांसफर पेमेंट है, तो सरकार के पास तो संसाधन ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट में उतना कैपिटल। मैं वही कह रहा था सोमपाल जी, जैसे मैं इस साल का बजट अगर हम देखें करीब 1,42,000 करोड़ का बजट है, उसमें 75,000 तो आपने पीएम किसान के लिए दे दिए, 22-23,000 करोड़ आपने इंटरेस्ट सबवेंशन में दे दिए, फिर 14-15,000 करोड़ आपने आपके जो इंश्योरेंस की सब्सिडी उसमें दे दिए, तो ये, और फिर आपके खर्चे हो गए मंत्रालय के, तो बचता कहाँ है? तो ये जो इतने बड़े बड़े दावे जब हम करते हैं, सरकारें करती है कि एग्रीकल्चर हमारी प्राथमिकता है, तो उनके बजट का जो स्वरूप है वही दिखा देता है कि उसमें कहीं है ही नहीं। अब आप ये बताइए कि जब आप कह रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सिंचित सिंचाई की योजनाएं थी हमारे देश में थी उस वक्त जब ब्रिटिशर्स गए, उसके बाद हम लोग घिसट रहे हैं और अभी भी हमारा करीब 50%, 55% हिस्सा गैर सिंचित है। तो ये तो सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी कि आपका बिग टिकट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में है ही नहीं। हम बनाते हैं एयरपोर्ट, हम बनाते हैं पोर्ट, हम बनाते हैं एक्सप्रेसवे, उसके लिए आप व्यवस्था करते हैं NHAI बना देंगे, आप उसके ऊपर सेस लगा देंगे या पब्लिक प्राइवेट को उसमें ले आएंगे और लाखों लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट आप लाते हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, जहां पे सीधा रिटर्न ये है कि किसान की किस तरीके से आमदनी बढ़ेगी, या आप गोडाउन बनाने की बात हो, आप देखिए कोई बड़ी स्कीम अनाउंस नहीं होती, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप दशकों से अनाउंस नहीं हुआ। CWC क्या जहां था वहीं अटका हुआ है, स्टेट वेयर हाउसिंग वहीं अटके हुए हैं। तो वहां आप क्या कहते हैं, नहीं किसान को पैसा दे दो वो अपना गोडाउन बना लेगा। कोई कोल्ड चेन आप डेवलप नहीं करना चाहते, अब इरिगेशन के बड़े प्रोजेक्ट आप नहीं लाना चाहते, तो यह ना कोई ऐसा कोई मार्केटिंग के आप बड़े कॉम्प्लेक्स डेवलप करना चाहते हो कि जहां पे बड़े पैमाने पे सरकार निवेश करे। तो ये जस्ट थोड़ा थोड़ा पैसा बांट दो और फिर बजट अनाउंस करके आगे बढ़ जाओ, ये लगता है मुझे। तो आपको क्या कहना है इस पे सोमपाल जी? नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं जी। और एक तरह से तो बल्कि मैं कहूंगा कि आज ये जो चर्चा हो रही है तो हम तीनों ही एक मत के हैं, तो इसमें बहस होने की तो कुछ गुंजाइश है नहीं, सर्वसम्मति है हम तीनों की इसमें। मैं ये कहना चाहता था कि किसान के पास तो निवेश करने की गुंजाइश नहीं है, उसको ये तो अर्थशास्त्री हैं ठाकुर साहब, और मैंने इनका काम भी देखा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के हैं, वैसे अर्थशास्त्र तो मैंने भी पढ़ा है। तो न तो किसान के पास है और न सरकार करती। अब आप एक अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, खास तौर से जब से विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है, भारत उनके साथ सम्मिलित हुआ है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने एक मॉडल अपना अडॉप्ट किया है। उसमें वो प्रति हेक्टेयर किसान को एक निश्चित राशि दे देते हैं। जैसे मैंने 2017 में स्विट्जरलैंड गया था, मैं वहां 1 महीना रहा, तो वहां का मैंने अध्ययन किया जी। तो स्विस गवर्नमेंट अपने किसानों को औसतन 2,993 यूरो प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर स्टैंडिंग सब्सिडी देती है, और किसान को ये छूट है कि उसके ऊपर वो कुछ भी उत्पादन करें, चाहे वो फसल उगाएं, चाहे उसमें बागवानी करें, चाहे पशुधन करें,
या दवाएं करें या आर्बोरिकल्चर करें, पेड़ उगाएं, तो जो अपना उसका उत्पादन है उसको वो कहीं भी बेचें, उनसे उसको कुछ नहीं लेना। वो उसको एक तरह से हमारे रुपए के हिसाब से आज का अगर आप यूरो का और रुपए का कन्वर्शन देखें, जो विनिमय की दर देखें जी, तो लगभग 2.5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर, यानी करीब 1 लाख रुपया प्रति एकड़ वो किसान को एक तरह से वजीफा देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। अब जो भारत सरकार ने शुरू किया 6,000, ये 2,000 की 3 किश्त, और मैंने सरकारी आदमियों को, आपने भी सुना होगा, सरकारी प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को कहते सुना कि हम किसान को दे तो रहे, वो निवेश करेगा तो 2,000 में कितने 2 या 3 फावड़े ले लेगा, वही निवेश होगा क्या, उससे खेती हो जाएगी। मेरा कहने का ये अर्थ है कि भारत के किसान की और भारत की कृषि के वर्तमान नहीं, पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य से लेकर और अब तक अगर देखें तो जब तक सार्वजनिक निवेश नहीं होगा खेती में तो किसान उभर नहीं सकता। ये ठाकुर साहब जैसे अभी सोमपाल जी कह रहे थे कि दुनिया भर में ये साबित है कि किसान की अपनी हैसियत नहीं है कि वो कोई ऐसा निवेश करे जो कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर सके या वो अपने लिए ऐसी चीजें, सिंचाई की या दूसरी चीजें डेवलप कर ले। हमारे यहाँ तो वैसे ही आप मानते ही हैं कि भाई खेती जो है घाटे का सौदा है। तो ये क्या नीतिगत स्तर पर हम लोग इतना ये इसकी सोच ही बंद हो गई है कि हमें कुछ उस तरीके का काम करना है, कोई चर्चा ही बंद हो गई है कि सरकार इसके ऊपर खर्च करे और किसानों को मदद करे, क्योंकि कुछ ऐसे मसले हैं वो सिर्फ सरकार कर सकते हैं, किसान थोड़ी कर पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हरवीर जी। देखिए, इसमें एक तो पहले नजरिया को बदलना होगा जी। या तो ये अभी जैसे सरकार का पूरा जो फोकस आपने देखा होगा ये है कि आप बैंक से लोन लीजिए, इंटरेस्ट सबवेंशन हम दे देंगे, चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्कीम आ रही है तो वो है लोन फोकस्ड। अब जब लोन होगा तो जैसे सर ने कहा कि पहले तो उसकी वायबल साइज चाहिए, हर चीज का एक आइडियल साइज होता है ऑपरेशन का, जो हमारे किसान के पास है ही नहीं। तो उसको या तो साइज में लाइए, उसको फार्मर को इंसेंटिवाइज कीजिए कि उस तरह से आए। वो चीज अभी कर तो रही है सरकार, लेकिन अब जैसे एफपीओ है, एफपीओ इज वन वे या फार्मर का कलेक्टिव जिससे फार्मर की वायबल साइज आ सकती है। तो हमारे पास जो एफपीओ थे, ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव भी एफपीओ है, अगर आप देखिए कलेक्टिव भी तो कोऑपरेटिव, हमारे पास एसएचजी है, उसको हमने मरने दिया। अब एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लो, उसमें फिर हम क्या कर रहे हैं तो इंसेंटिव दे रहे हैं बनाने के लिए। इसमें चाहिए जो फार्मर की ग्रुप बनती है, जो कहीं भी ग्रुप बनती है, तो उसमें चाहिए मोरलिटी और आपसी ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कुछ पैसे से कोई ग्रुप वायबल नहीं बन पाता। नतीजा क्या हुआ, 8,000 एफपीओ जो अभी तक भी बने उसमें हार्डली 300 एफपीओ काम कर रहे हैं। तो जब तक हम आइडियल साइज एक प्रॉपर, या तो अगर लोन ही लेना है तो छोड़ दीजिए, आप लेट इट बी लोन फोकस्ड जी। 20 मील में जो गारंटी कर दी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लेंगे तो गारंटी हो जाएगी, बाकी लोन की गारंटी नहीं है। सारी सब्सिडी सरकार पूल कर ले एक जगह इकट्ठा, और यूनिवर्सल गारंटी कर देना बैंक लोन का कि भाई किसान जो बैंक से कर्जा लेगा, ठीक है, सरकार खत्म कर दे पूरा इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी देना भी बंद कर दे, लेकिन जो फार्मर के लिए बजटेड है साल का 5-7 लाख करोड़, वो अलग करके एक फंड बना देना कॉमन, उससे पूरी गारंटी कर दे बैंक लोन का। बैंक अगर रिस्क खत्म हो जाएगा तो बैंक फ्रीली लोन देगी। लेकिन जो हाफ बेक्ड अप्रोच है, आग लगे तो कुआं खोदने वाला, कि अभी चलो ये प्रॉब्लम है तो अभी कर लेते हैं, इससे तो मेरे ख्याल से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होने जा रहा है। तो यही जो आपने बात कही है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई पैसा लगे निश्चित रूप से और कुछ बड़े काम हो, और उसके बाद तो ये एक तो इसमें सोमपाल जी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आंकड़े ही नहीं मिलते अब तो सरकार के पास। जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की ईयर बुक निकलती थी, हम ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमें 2017 की मिली, और उसमें जो है 2016 के आंकड़े हैं। तो ये अब तो ये मतलब अगर कोई ढूंढे भी कि भाई आपने क्या किया और क्या आप करना चाहते हैं और उसका नतीजा क्या दिख रहा है, बाकी उसके ऊपर अब बात ही नहीं होती। जब आंकड़े ही नहीं होंगे तो कैसे बात करेंगे। तो आपने जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन के जो आंकड़े शुरू में बताए थे, तो उस तरीके के आंकड़ों की अब शायद जरूरत भी नहीं समझी जा रही।
कि जैसे कि सबको लोन दे दो। और अभी क्योंकि हम लोगों ने चर्चा भी इसलिए की कि हाल फिलहाल आप तमाम सारे आपने ऑर्डिनेंस निकाले कि हम रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, फिर ये अभी 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, अब फंड कहने से लगता है जैसे सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करने जा रही है और बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। लेकिन अब उसने कहा कि 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा आप दे दीजिए किसानों के समूह को या किसान को, और उसमें वो कुछ कर लेगा, प्रोसेसिंग बना लेगा, गोडाउन बना लेगा, कुछ वाहन खरीद लेगा। तो ये जो पीस मील में है और बड़ी बड़ी इसमें हेडलाइन जनरेट हो जाती हैं कि साहब 1 लाख करोड़ सरकार ने दे दिया, हमने अनाउंस कर दिया और बातें भी हो गई, किसानों को भी समझा दिया। तो ये जो एक धारणा इस तरह की हो गई, तो वो धारणा से तो काम नहीं चलेगा। हरवीर सिंह जी, कई मुद्दे आपने उठा दिए। एक तो आपने वाक्य कहा कि चर्चा बंद हो गई जी किसान। ऐसा नहीं है, चर्चा तो खूब है जी, बल्कि चर्चा तो बंद होनी चाहिए, होना चाहिए चिंतन और काम। चर्चा तो बहुत की जाती है हर एक बात को। जहां तक प्रचार तंत्र का सवाल है, इतना बड़ा प्रचार तंत्र और बिना किसी बात को प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों के गले के नीचे उतारना, इतना बड़ा प्रचार का, प्रचंड प्रचार का कार्यक्रम तो कभी किसी सरकार ने नहीं चलाया जितना वर्तमान में चल रहा है। तो चर्चा तो खूब चलती है पर वास्तविक मुद्दे पर नहीं चलती, नकली मुद्दों पर चलती है। जो 1 लाख करोड़ रुपया दिया, कोल्ड स्टोर आप जानते हैं, आप भी किसान हैं, मैं भी जानता हूं, जितने भी कोल्ड स्टोर हैं, जो वर्तमान क्षमता है कोल्ड स्टोर की वही नहीं भरती, वही खाली पड़ी है। कौन बनाएगा, किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम? जब तक मांग ही नहीं है उसकी रखने को, उसमें कुछ है नहीं तो क्या रखेंगे? तो एक तो ये है कि विचार इस पर होना चाहिए हरवीर सिंह जी कि सरकारी निवेश कैसे हो, एक, और किसान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उसके मुनाफा होने की बात है, जो ठाकुर साहब ने भी कहा कि उसकी इकाई जो है वायबल हो और लाभकर हो जाए, इसका कैसे, इसके ऊपर क्या विचार किया जाए। एफपीओ का जहां तक सवाल है, आपने सही फरमाया कि मरने नहीं दिया कोऑपरेटिव को। आप थोड़ा सा ठाकुर साहब, मैं संशोधन करूंगा आपके वक्तव्य में, उसको जानबूझकर सरकारी तंत्र के अनावश्यक हस्तक्षेप के द्वारा मारा गया, उसका मर्डर किया गया। और अगर कोऑपरेटिव को आप एक अगर प्रेफर्ड वे ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मानते, जो कि उसको मानना चाहिए था दूसरे बिजनेस से, तो उसको तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बल्कि उसको तो एक दूसरी तरह का स्पेशल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए था उसके लिए। हुआ उल्टा, उसमें सरकारी हस्तक्षेप इतना हुआ। अब फिर उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप आया, अब उसका तीसरी जो है पुरानी बोतल में नई शराब डालकर उसका नाम रख दिया आपने एफपीओ। एफपीओ में भी यही है कि जब तक सरकारी आदमी नहीं होगा, उसके नियम नहीं बनाएगा, उसकी कमेटी नहीं बनेगी, उन्हीं में वो उलझ कर रह जाता है। और भ्रष्टाचार में मैं करीब 400 इकाइयों को हरियाणा में ऐसी जानता हूं, हरवीर सिंह जी आपको बता सकता हूं कि 2 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर एफपीओ बना लिए और उसका सारा पैसा उस सब्सिडी का उसमें एनालाइज करके पिछले 1-1.5 साल में वो खा गए। आप चाहें तो मैं आपको विवरण दे दूंगा उनको। तो ये को भी जानता हूं, उनके दफ्तर भी जानता हूं। ठाकुर साहब, जैसे सोमपाल जी ने कहा, सर मैं भी क्या करेगा, थोड़ा समय कम है, जैसे 3-4 मुद्दे रखे। एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो सरकार ही करेगी, मतलब है ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार का खर्च। जब तक वो एग्रीकल्चर में नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि किसानों की अपनी जो यूनिट है उसको इकोनॉमिकली वायबल होगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो उसके पास भी कुछ ऐसा पैसा होगा जो कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकेगा इस उम्मीद में कि उस पर और ज्यादा रिटर्न उसको आएगा। तो ये दोनों काम तो मुझे होते नहीं दिखते। आप बताइए कि ऐसा कैसे हो कि इस तरफ सरकार आगे बढ़े। देखिए हरवीर जी, अभी हमें वास्तविकता को मानना होगा कि अब जितनी रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन की जी, वो सरकार की जो बजटरी पोजीशन उसमें नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो हर चीज के एक टाइम लाइन होता है। आप किसी चीजों को अगर ओवरशूट करेंगे तो पहले का काम पानी में बह जाता है जी। तो वो चीज नहीं होगा। अब दूसरा क्या रास्ता है, फिर देयर इज नो पॉइंट इन क्रिएटिंग ए फॉल्स परसेप्शन की सर कैसे 1 लाख करोड़ का इंफ्रा फंड है, ये पूरा लोन है जी। तो इसमें क्यों परसेप्शन आप क्रिएट करें कि सरकार ये क्रिएट कर रही है, ये पूरा लोन है भाई, लोन लो। सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। मैंने पहले कहा आप फिर एक रास्ता अपनाना होगा कि चलो एग्रीकल्चर तो है ही प्राइवेट सेक्टर, किसान ही खेती कर रहा है, किसान को अपने आप ऑर्गेनाइज होने दीजिए। आप केवल जैसे कोऑपरेटिव था उसको चलने देते, सरकारी तंत्र से इंटरफेरेंस बंद कर देते। वो आपके पास में 8 लाख यूनिट था जो अच्छा खासा हर गांव में पहुंचा हुआ था।
फार्मर कलेक्टिव बना के साइज को हम वायबल बना सकते हैं, लेकिन वो फार्मर को खुद ही ग्रुप करना होगा। किसी सरकारी डायरेक्शन से या कुछ लाख पैसे की लालच में ये फार्मर यूनाइट नहीं हो सकते हैं। तो मैं तो सर ने कहा कि इसी पॉइंट पे अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा कि मसला यही है कि सरकार को खर्च करना पड़ेगा और सरकार खर्च कर नहीं रही है। किसान को कहा जाता है वो खर्च करे, उसकी खर्च करने की क्षमता नहीं है। तो जब तक ये दोनों सवाल हैं, इनके जवाब नहीं तलाशे जाएंगे, तब तक कृषि क्षेत्र की तरक्की की बात करना, उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाना और जो जुमला दिया जाता है कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, सब कुछ तरक्की आ जाएगी, वो सब आधी अधूरी बातें हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं उनको हमने इस मसले को समझाने की कोशिश की अपने दो मेहमानों के जरिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस पर। हिंद किसान की बात में एक नए विषय के साथ हम फिर आपके पास आएंगे। नमस्कार।